तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हॉन्टेड एफएम। तो बिना समय बर्बाद करे कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का तीसरा वो पहर जहां पर रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा होता है और उसी समय आत्माओं की जिंदगी शुरू हो जाती है। तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की दास्तान है जो खुद को हमेशा से नास्तिक समझता आ रहा था, लेकिन एक अमावस्या की रात में उसकी सोच और उसका अकड़ता हुआ दिमाग, उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है देवास शहर की। उसमें बसे एक अधूरी कॉलोनी जिसका नाम था शिवलोक नगर, और वहां खड़े एक बरगद के पेड़ की। तो बैठ जाइए, लाइट को धीमा कर दीजिए, और हाँ, अगर अकेले सुन रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको किसी खिड़की के पास नहीं बैठना है। मेरा नाम आरुष है, उम्र मेरी 28 साल और मैं देवास शहर में रहता हूँ। हाल ही में हमने एक नई कॉलोनी में घर लिया है। कॉलोनी का नाम है शिवलोक नगर। नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह जगह बहुत ही पवित्र होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कॉलोनी अभी नई नई बसी थी। आसपास ज़्यादा घर नहीं थे। कुछ घर पक्के, कुछ घर कच्चे, और कुछ घरों के तो कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू थे। टूटी फूटी सड़कें, और रात में तो इस कॉलोनी का नज़ारा कुछ और ही होता था। इतनी खामोशी, इतनी शांति कि अपने ही कदमों की आवाज़ हमें ज़्यादा लगने लगती थी। हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली है। घर में मेरी मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई जिसका नाम था रोहित, उम्र उसकी 16 साल है, और मेरे चाचा चाची जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और अंत में आते हैं मेरे दादा दादी। पापा एक फैक्ट्री में परमानेंट है और मैं भी एक पेपर फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरा काम अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, उसकी शिफ्ट। वो मुझे बहुत गंदी लगती थी। हर हफ्ता, हर दिन चेंज होता रहता था। एक हफ्ता रात में तो एक हफ्ता दिन में। और हाँ, मैं खुद को हमेशा नास्तिक समझता था। मुझे भगवान, भूत, प्रेत, टोटका, हवन जैसी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें बस लोगों को डराकर पैसा कमाने की चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, मेरी ये सोच ज़्यादा देर नहीं टिकी। हमारे घर के पीछे लगभग 60-70 मीटर की दूरी पर एक पुराना सा बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि उसकी जड़ें ज़मीन को छू रही थी। दिन में तो वो पेड़ छाया का काम करता था, लेकिन रात में वो पेड़ बहुत डरावना लगता था। घर में जो मेरा रूम था, उसकी खिड़की सीधे बरगद के पेड़ की तरफ खुलती थी। जब हमने नया नया घर लिया था तो मुझे ये पेड़ बहुत अच्छा लगता था। पेड़ की ताज़ी ठंडी हवाएं मेरे कमरे में सीधे आती थी, और सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ें आँख खुलते से ही उस पेड़ की हरियाली देखने को मिलती थी। पर धीरे धीरे ये हरियाली मेरे लिए एक डर बन चुकी थी। मेरी फैक्ट्री घर से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर होगी। फैक्ट्री जाने के 2 रास्ते पड़ते थे, एक छोटा, एक बड़ा। बड़ा रास्ता थोड़ा सा सेफ था, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, लोग बाग चलते रहते थे। लेकिन जो शॉर्टकट था वो बहुत सुनसान था। छोटे रास्ते में एक चौराहा पड़ता था, लोग उसे पीपल चौक कहते थे, और वही एक शॉर्टकट था जो सीधा मेरी शिवलोक नगर कॉलोनी की तरफ जाता था, और मैं हमेशा वही पीपल चौक वाला रास्ता चुनता था। लेकिन असली समस्या मेरी तो वहीं से शुरू हुई थी। शुरू मैंने नोटिस किया कि पीपल चौक पर लगभग रोज़ कुछ ना कुछ तो पड़ा ही मिलता था। कभी नींबू, कभी सिंदूर, कभी काला धागा, तो कभी 5-7 लाल मिर्चें, कभी कभी तो एक बंद डब्बा काले कपड़ों में लिपटा हुआ मिलता। पहले कुछ दिन तो मैंने हंसकर इसे टाल दिया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अब ये सिलसिला रोज़ रोज़ का हो चुका था। मुझे ये चीज़ें देखकर अब चिढ़ छूटने लगी थी। अक्सर फैक्ट्री में भी लोग मुझे कई बार समझाते रहते थे कि आरुष, उस रास्ते से मत जाया कर,
वो रास्ता ठीक नहीं है। रात में वहाँ इंसान से ज़्यादा तो कुछ और ही चलता रहता है। मैं इन लोगों की बातें सुन सुनकर पक चुका था। बदले में उनको जवाब भी देता रहता, अरे यार एक ही तो सीधा रास्ता है और वहीं से जाना आसान है मेरे लिए। तभी बीच में कोई बोल पड़ता, थोड़ा घूम कर आ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तभी मैंने हंसकर जवाब दे दिया, यार देख, मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, सिर्फ फैक्ट्री के लेट फाइन से डरता हूँ। नौकरी है, टाइम पर पहुँचना ज़रूरी है। अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा था कि ये लोग पूरे पागल हो चुके हैं और डरपोक तो एक नंबर के हैं। मैंने भी कई बार देखा है, जब भी उस रास्ते से मैं नाइट में निकलता हूँ, कुछ लोग उस रास्ते पर कुछ ना कुछ करते हुए देखे जाते हैं। कभी वो ज़मीन पर गोल गोल कुछ बनाने लगते हैं, कभी वहाँ की मिट्टी खोदते रहते हैं, तो कभी किसी पोटली में एक काला डब्बा बंद कर वहाँ रख देते हैं। एक दो बार तो मैं खुद उनसे भिड़ चुका था कि क्या ड्रामा लगा रखा है। बीच सड़क में लोग आते जाते रहते हैं और तुम लोग इतनी गंदगी फैला रहे हो। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि वो लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, फिर अंदर ही अंदर बड़बड़ाते और वहाँ से चले जाते। एक बार मामला इतना बढ़ गया था कि बात हाथापाई पे चली गई थी। फैक्ट्री के दो लड़कों ने बीच में आकर वो लड़ाई छुड़वाई थी, वरना शायद बात और बिगड़ जाती। लेकिन असली गलती तो अभी बाकी थी। लेकिन वो काली अमावस्या की रात, जिसे मैं आज तक नहीं भूलाऊं, उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। घर में माहौल पहले से थोड़ा टेंशन वाला था, क्योंकि मैं रोज़ उसी रास्ते से जाता आता रहता था। वो रास्ते की बदनामी पहले ही पूरी कॉलोनी में अच्छी तरह फैल चुकी थी। तभी मम्मी ने कहा कि आज मत जा, रात की ड्यूटी है और आज काली अमावस्या है। मैं नहीं मान रहा था। तभी दादी ने भी जोर दिया और बोले कि बेटा, कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर रात आप काम करो। इन सब की बातें सुनकर मेरा मन चिड़चिड़ा हो चुका था। मुझे लगा कि सब लोग मिलकर मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैं बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, बस डर। हर चीज़ में भूत प्रेत टोटका, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई ठोस सबूत है कि ये चीज़ें सच में होती हैं। थोड़ा साइंस पढ़ो और दिमाग से सोचो। पापा ने भी गंभीर होकर कहा कि बेटा, साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तू सबका मजाक बनाएगा। अगर तुझे नहीं मानना है मत मान, पर किसी चीज़ का मजाक मत बना। पापा के ये शब्द बोलने के बाद घर में झगड़ा बढ़ गया, सबकी आवाज़ें ऊंची हो गई। तभी मैं गुस्से में अपने कमरे में गया, बैग उठाया और उस रात जानबूझकर मैंने सुबह का बचा हुआ जो नॉनवेज था उसको एक टिफ़िन में पैक करा और अपने बैग में रख लिया। मेरे दिमाग में उस रात सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर उस रास्ते पर आज किसी को टोटका करते हुए देख लिया तो देख लेना, आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा उस चौराहे या उस रास्ते पर नज़र नहीं आएगा। मैं बिना किसी से बात किए 30 कदमों से घर से निकल चुका था। लेकिन सच में वो रात बहुत गहरी थी। सड़क पर चलती हुई स्ट्रीट लाइट, सड़क पर कुछ ही स्ट्रीट लाइट चल रही थी, वो भी जलबुझ हो रही थी। मैं तेज कदमों से उस पीपल चौक की तरफ बढ़ रहा था। अंदर गुस्सा उसी तरह उबल रहा था और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर हल्का सा डर भी लग रहा था। लेकिन मैं उस डर को खुद पर हावी नहीं होना देना चाहता था। जैसे ही मैं चौराहे पर पहुंचा, मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। इस बार जो चीज़ रखी हुई थी वो पहले से बहुत अलग थी। मैंने देखा कि ज़मीन पर एक गोल घेरा बना हुआ है और चारों तरफ सिंदूर की मोटी मोटी लाइनें बनी थी और बीच में एक काला सा पदार्थ रखा हुआ था। उसके ऊपर कुछ हरी पत्तियां थी और 2-3 सुई उस पदार्थ पर गड़ी हुई थी। वो चीज़ देख मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे अंदर से एक आवाज़ भी आई कि आज इसे मत छूना और चुपचाप फैक्ट्री की तरफ निकल पड़। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज़ भी आई, डर गया क्या? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उसी पल मैंने अपना पैर उठाया और उस टोटके को तितर बितर कर दिया।
सब बिखर चुका था, सिंदूर फैल गया, काला पदार्थ था वो लुढ़क कर एक कोने में चला गया। तभी मैंने अपने बैग से जो पैक किया हुआ नॉनवेज था उसे उस टोटके पर गिरा दिया और बोला, ले अब तू भी खा। ये कहकर बिना पीछे देखे फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। उस समय मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या किया है। फैक्ट्री पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल लगा। नाइट शिफ्ट वैसी ही थी जैसे हर रात लगती थी। मशीनों की आवाज़, साथ में दोस्तों की बातें, चाय ब्रेक, सब कुछ नॉर्मल था। सुबह शिफ्ट ख़त्म करके मैं जैसे ही घर आया तो घर का माहौल बहुत गंभीर लग रहा था। माँ ने मुझसे बहुत कम बात की, पापा भी चुप थे। तभी मैंने आगे रहकर सभी से माफ़ी मांग ली कि कल रात कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, इसलिए सभी को सॉरी। रिटर्न में उनका जवाब आया, ठीक है, जा सो जा। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो खेल था वो अब धीरे धीरे अपना रूप दिखाने वाला था। उस दिन से मेरी नींदें बदलने लगी थी। मैं अक्सर रात में सोता तो एक ही सपना बार बार आ रहा था कि मैं अपने कमरे में खड़ा हूँ, कमरे की खिड़की खुली है और बाहर वही बरगद का पेड़ दिख रहा है और उसमें एक मोटी टहनी पर कोई उल्टा बैठा हुआ है और उसका चेहरा नीचे की तरफ लटका हुआ था। हर बार मेरे सपने में मैं कोशिश करता कि थोड़ा और गौर से देखूं कि उसका चेहरा है कैसा, उसकी आंखें कैसी है। जैसे ही मैं चेहरा साफ देखने की कोशिश करता, अचानक मेरी नींद टूट जाती और मैं घबरा कर उठ जाता। देखता तो सांसें बहुत तेज़ चल रही हैं, शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ है। कुछ दिन तक तो मुझे लगा कि ये सब नाइट शिफ्ट की वजह से हो रहा है। नींद का टाइम हर बार बदल जाता है, इसलिए दिमाग पर प्रेशर है, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे। लेकिन फिर घर के अंदर चीज़ें अपने आप बदलने लगी थी। माँ को अचानक चक्कर आने लगे। वो काम करते करते अचानक रुक जाती और हाथ दीवार पर टिकाकर खड़ी हो जाती। मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने भी आयरन की कमी बताकर थोड़ी कमज़ोरी है ये बता दिया और दवा दे दी। दवा चलती रही और बोले कि ये दवा से ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। दादी भी अक्सर अपने कमरे में बैठकर खिड़की के बाहर देखती रहती। उनकी खिड़की भी उसी दिशा में थी जहाँ पर वो बरगद का पेड़ खड़ा था। एक दिन मैंने जाकर पूछ ही लिया कि दादी आप क्या देखती रहती हो दिन भर। तभी दादी धीरे से बोली कि तूने कुछ बाहर छेड़ा है क्या? तो छेड़ने वाली चीज़ नहीं थी। दादी की यह बात सुनकर मुझे अंदर से हल्का सा झटका लगा। तभी मैंने बोला कि दादी क्या फिर से वही भूत प्रेत वाली बातें? मैंने कुछ नहीं किया है बाहर। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ देखने लगी। उस रात पहली बार मुझे अपने ही कमरे में डर लग रहा था। समय करीब रात के 2:17 हुए होंगे। मैं हल्की नींद में था। तभी मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी खिड़की पर उंगली से 2 बार खटखटाया हो। उस आवाज़ पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। हवा होगी यह बोलकर करवट बदलकर वापस सो गया। फिर दूसरी बार वही आवाज़ फिर से आई। अब की बार मैं झटके से उठा और सीधा खिड़की के पास गया। पर्दा हटाया तो देखा बाहर वही बरगद का पेड़ खड़ा था। लेकिन अजीब बात तो यह थी, उस रात हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ की कुछ टहनियों पर मैंने गौर किया तो इस तरह से हिल रही थी कि जैसे कोई चढ़ रहा हो उन पर। मैंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर की लाइटें बहुत ज़्यादा कम थी, कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। खिड़की बंद करी, कुंडी लगाई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसी समय कमरे के कोने से हल्की सी किसी के हंसने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मुंह बंद कर हंस रहा हो। उसी वक्त मैंने पूरा कमरा छान मारा। कुर्सी, कपड़े, टेबल, पलंग सब कुछ नॉर्मल दिखा, लेकिन उस हंसी की आवाज़ कुछ सेकंड तक मेरे कानों में घूमती रही। उस रात मैंने पहली बार अपने डर को स्वीकार किया था। मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था और दिल कुछ और। जैसे तैसे मैंने वो रात काटी। उसके बाद कुछ दिन नॉर्मल रहा। फिर एक रात जो रोहित
मेरा छोटा भाई था। अचानक चीखता हुआ उठ बैठा। हम सब उसके कमरे में भागकर पहुंचे। मैंने देखा कि वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उसे कंधे से पकड़कर पूछा, क्या हुआ रोहित? वो बार बार खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कांपती आवाज में बोला कि भैया, खिड़की पर कोई खड़ा था। मैंने पूछा, कौन खड़ा था? तभी उसने बरगद की पेड़ की तरफ उंगली से इशारा किया। मैंने देखा कि उसका चेहरा नीचे की तरफ था। वो उल्टा लटका था और सिर्फ मुझे ही घूर रहा था। नज़ारा देखने के बाद तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं थे, क्योंकि सपनों में भी मैं उसी को ही देख रहा था। जैसे तैसे छोटे भाई को मैंने शांत किया और परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने गए। मैं भी अपने कमरे में सोने आ गया था। जब अगले दिन नींद खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ पर 3 लाल लकीरें थी, जैसे किसी ने नाखून से खरोच दिया हो। मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। सोचा नींद में कहीं टकरा गया होगा। लेकिन तीसरे दिन वही निशान हल्के हल्के काले पड़ने लगे थे, जैसे कोई पुराना जख्म हो। मेरी सोच धीरे धीरे टूट रही थी, पर मेरा अहंकार उस पर अब भी भारी था। मैं खुद से कहता कि कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं जान चुका था कि जिस रात मैंने उस चौराहे पर उस चीज़ पर लात मारी थी, उस वक्त मेरे साथ कोई और भी था, जिसको मैंने छेड़ दिया है। घर का माहौल भी दिन ब दिन बदलता जा रहा था। आसपास के रहने वाले पड़ोसी भी अब धीरे धीरे हमसे कटने लगे थे। जो लोग पहले हमसे हंसते बोलते बात करते थे, हमारे घर आते जाते रहते थे, और वो भी किसी न किसी बहाने से हमसे कटने लगे थे। तभी पापा ने फैसला किया और अपने एक जान पहचान वाले पंडित को घर बुला लिया। उनका नाम था विजय शुक्ला। एक रात हमारे घर में हवन रखा गया। पूजा की सारी तैयारी हो गई। घर के आंगन में हवन कुंड बनाया गया। घी, लकड़ियाँ और सारी सामग्री सब कुछ आ चुका था। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, पर खुलकर किसी को नहीं बताया। रात होते ही पूरा परिवार हवन के चारों तरफ बैठ गया और मंत्र गूंजने लगे, स्वाहा स्वाहा। हवन की आग अपने आप ऊपर उठ रही थी। उसमें से निकलता हुआ धुआं आकाश की तरफ जा रहा था, पर मुझे लग रहा था जैसे धुआं ऊपर नहीं, बरगद की पेड़ की तरफ जा रहा हो। तभी मैंने एक बार चुपके से बाहर झांका तो देखा कि बरगद की पेड़ की टहनियाँ बिना हवा के भी हिल रही है। तभी पंडित जी ने भी मुझे देख लिया और बोले, तुम इधर आओ। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मंत्र बोलते बोलते बीच में मुझसे एक सवाल किया, तुम हाल फिलहाल में किसी चौराहे पर गए हो क्या? और गए हो तो कुछ छेड़ा है क्या? जैसे कोई टोटका। पंडित जी का यह सवाल सुनकर मेरी जबान जैसे बंद सी हो गई। मैंने नज़र नीचे झुका ली और चुप रहा। मेरी चुप्पी देखकर शायद वो समझ चुके थे। उन्होंने आंख बंद की और मंत्र और तेज शुरू कर दिए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये पेड़ पहले से भी भारी है, पर अब सिर्फ हटाना काफ़ी नहीं होगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा और बोले कि मतलब कुछ चीज़ें सिर्फ पेड़ से जुड़ी नहीं होती है, किसी के दिए गए बुलावे पर भी जुड़ जाती है। किसी ने उसे बुलाया था और तुमने उसे खिलाया है। पंडित जी की बात सुनकर मैं थोड़ा बिचक चुका था। मेरे दिमाग में वो चौराहे वाली रात वापस याद आने लगी थी। तभी पंडित जी ने हवन वापस शुरू कर दिया और हवन देर रात तक चलता रहा। उस रात मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई थी कि कोई सपना नहीं आया और कमरा भी नॉर्मल लग रहा था। पर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। कई दिनों तक सब कुछ शांत लग रहा था। घर में भी टेंशन कम रहने लगा। माँ की तबीयत भी पहले से बेहतर लग रही थी। रोहित भी अब रात में चीखना बंद कर चुका था। मुझे लगा शायद सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी एक सुबह खबर आई कि हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल अपने घर में पंखे पर लटके मिले हैं। पुलिस आई, भीड़ जुटी और सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे।
तभी मैं भी गली में निकल आया। मैंने गौर से देखा तो शर्मा अंकल के घर की दीवार पर सिंदूर से हल्के हल्के शब्दों में कुछ लिखा था। शब्द था, उसने रास्ता तोड़ा है। अब ये किसने लिखा, कब लिखा और किसके बारे में लिखा था, किसी को नहीं पता। लेकिन वो शब्दों को देखते ही मेरे दिमाग में सीधी वही रात आ गई। पीपल चौक, टोटका, मेरी लात और बैग से निकला वो झूठा खाना। उस दिन मुझे पहली बार खुद से महसूस हुआ कि शायद मैंने टोटके पर लात मारकर बहुत गलत किया है। उसी रात दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। मैं उनके कमरे में गया, बिस्तर के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने देखा कि उनकी उंगलियां ठंडी थी। तभी वो धीरे आवाज़ में बोली कि आरुष, तो खुद को नास्तिक कहता है ना। मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, हाँ दादी, मैंने कितनी बार बताया है आपको कि मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा कि बेटा, नास्तिक होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ झूठ है। बस इतना होता है कि तू मानने से इनकार करता है, पर कुछ चीज़ें तेरे मानने या ना मानने से नहीं रुकती है। वो बस समय देखकर तुझे देखती रहती है। दादी की यह बात सुनकर मैं बहुत डर चुका था और चुपचाप वहीं बैठ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बरगद की तरफ देखा और धीरे से बोली कि बेटा, कुछ चीज़ें भगवान नहीं होती, वो सिर्फ भूखी होती हैं, बहुत भूखी। और यह कहते कहते उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उनके हाथ से मेरी उंगलियों की पकड़ ढीली होती गई और दादी चल बसी। घर में मातम का माहौल छा गया। रोना धोना, रिश्तेदारों को आना जाना, क्रियाक्रम सब हुआ। मैं भी रो रहा था, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैंने उस रात किसको छेड़ा है। दादी के जाने के कुछ दिन बाद ही पूरे मोहल्ले में एक रात लाइट चली गई। सभी घरों में मोमबत्तियां जल रही थी और सब अपने अपने कमरे में बैठे थे। मैं भी अपने कमरे में बैठा था और बैठे बैठे दीवार को देखे जा रहा था। तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर खड़े उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसका साया आज और भी डरावना लग रहा था। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि कमरे में मेरे अलावा और कोई भी है। नज़र उठाकर जैसे ही देखा, कोई नहीं था, पर हवा थोड़ी भारी लग रही थी। मैं देख ही रहा था, तभी मेरे कान में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी कि तूने मुझे खिलाया था, तुझे याद है ना। मैंने जैसे ही पूछा कौन है, पर सामने से कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी हंसी। तभी मुझे फिर महसूस हुआ कि बाहर बरगद की पेड़ पर कोई बैठा मज़े से सारी चीज़ें देख रहा है। मैंने जैसे ही उस तरफ देखा, वहाँ पर मुझे आज साफ साफ दिखा था कि कोई वहाँ पर उल्टा लटका हुआ है। हाथ पूरे ढीले थे, बाल उसके नीचे की तरफ झूल रहे थे, चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखने की कोशिश करी, तभी मेरी खिड़की पर कांच पर किसी के खरोचने के निशान बन गए। यह सब देख मेरा गला सूख चुका था। तभी मैं पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। पर मैंने तो कुंडी लगा ही नहीं थी, फिर दरवाज़ा किसने बंद किया। कुंडी खोलने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से हिला हिलाकर थक चुका था, पर दरवाज़ा हिला नहीं। तभी दीवार पर किसी के हाथ के निशान उभरने लगे और एक हल्की सी फिर आवाज़ आई कि रास्ता तेरा था जो तूने तोड़ा था, और अब अंत भी तेरा ही होगा। उसी समय रोहित की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, भैया भैया बचाओ। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खींचा और इस बार दरवाज़ा खुल चुका था। मैं हड़बड़ाकर उसके कमरे की तरफ भागा। देखा तो रोहित खिड़की के पास खड़ा था। उसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत से उसे बरगद के पेड़ की तरफ खींच रहा हो। मैंने उसे पीछे से पकड़ा और बोला, रोहित क्या कर रहा है। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं थी, वो सीधा बरगद को देख रहा था। तभी धीरे से बोला कि भैया वो मुझे बुला रहा है, कहता है तूने खिलाया था, अब मेरी बारी है। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे, लेकिन मैंने रोहित को कसकर पकड़ा हुआ था।
अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथों पर किसी ने कुछ गर्म सा रख दिया है। मेरी पकड़ ढीली हो चुकी थी। तभी खिड़की खुली, एक झटका लगा और रोहित सीधा बरगद के पेड़ के नीचे। तभी मैं जोर से चीखा। शोर, रोना, गाना, चिल्लाना सब कुछ चालू हो चुका था। पापा नीचे की तरफ भागे। रोहित को गोद में उठाया। मैंने देखा था कि उसका सिर पीछे लटक रहा था। उसको तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि रोहित नहीं रहा। रिपोर्ट में लिखा गया, फिसल कर गिरने से मौत हुई है। मैंने आखिरी बार उसको देखा था। वो डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हो। उसके बाद सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, सवाल पूछे गए। घर में पहले दादी की मौत और अब छोटे बेटे की। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में सबकी नज़र में हमारा घर एक मनुष्य घर बन चुका था। अखबार में भी छोटी छोटी हेडलाइन छपी कि नई कॉलोनी में एक ही परिवार पर कहर। दादी के बाद पोती की संदिग्ध मौत। किसी ने लिखा डिप्रेशन तो किसी ने कहा बदनसीबी, पर किसी ने ये नहीं लिखा कि शिवलोक नगर की उस अधूरी कॉलोनी में एक पुराना बरगद का पेड़ भी खड़ा है जो हर रात किसी न किसी की तलाश में रहता है। उस घटना के बाद मेरे अंदर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। कभी कभी चुप होता तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोलने लगता, तो कभी अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करने लगता। कभी मैं कहता कि वो पेड़ देखता है तो कभी वो चुराया भूलता नहीं। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। आखिर में मुझे एक पागलों के डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर एक अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जहां लोग आंखों से ज़्यादा परछाइयों से बात करते हैं। मैं आज भी आपको दूर से एक कहानी सुना रहा हूँ। मेरे हाथ में वो 3 निशान आज भी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो निशान मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आती। अक्सर रात में सबके सोने के बाद हॉस्पिटल की दीवारों में एक अलग सी नमी छाने लगती और उस नमी में कुछ शब्द उभर कर आते हैं कि रास्ता सबका होता है लेकिन छेड़ना किसी को नहीं। मैं हंसता नहीं हूँ, सिर्फ देखता रहता हूँ कि बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है। शिवलोक नगर की उस अधूरी कॉलोनी में वो नया घर जिसकी खिड़की से बरगद साफ दिखता है, वो आज भी मौजूद है। कॉलोनी के जो लोग बचे हैं वो कहते हैं कि वो परिवार पागल था। हम लोगों ने भी वो घर वहाँ से खाली कर दिया, पर जो भी नया परिवार उस घर में रहने आता, रात को अगर गलती से भी खिड़की खोलकर बरगद की तरफ देखने लगता तो उसे वही शरीर दिखता जो मैंने देखा था। अगर आपके घर के पास भी कोई पुराना सा पेड़ खड़ा हो तो उसे सिर्फ लकड़ी समझने से पहले उसकी तरफ बिना आवाज़ किए देखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले से ही आपको देख रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर रात का तीसरा पहर हो और खिड़की पर किसी की दस्तक हो तो खिड़की मत खोलना। तो यह थी हमारे आरुष और उस बरगद के पेड़ की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।